गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे देखिए, इसमें समीकरण अल्कोहल बनाने की विधि हम जो देख रहे थे किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा, इसमें अब हम देखेंगे समीकरण। तो समीकरण में सबसे पहले लिखेंगे हम सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। सुक्रोज मतलब जो सीरा हमने लिया है गन्ने का जो शीरा लिया है उसमें सुक्रोज होता है और उसका फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस H2O। ये पानी कहां से आया? पानी हमने तनु किया है विलयन को, ठीक है, पानी मिलाया है, वो पानी है। इसके साथ अभिक्रिया होती है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। जाइमेज एंजाइम हमने लिया है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो अणु बन जाते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों का अणुसूत्र समान होता है, ये ग्लूकोज है, केवल इसमें क्रियात्मक समूह का अंतर होता है। सुक्रोज का जल अपघटन होने पर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो अणु बनते हैं। ये पहला चरण है। दूसरे चरण में ये जो ग्लूकोज बना है, ये अभिक्रिया कहां पर हो रही है? जिस टंकी में हमने पूरा विलयन भरा हुआ है वहां पर ये अभिक्रिया हो रही है। ये ग्लूकोज में परिवर्तित होने के बाद, सुक्रोज ग्लूकोज में परिवर्तित होने के बाद आगे इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और हमको मिल जाता है एथिल अल्कोहल। इस प्रकार ये जो अल्कोहल मिलता है किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, इसको हम वाष्प कहते हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वाष्प कहते हैं। और इसमें अल्कोहल की जो प्रतिशत मात्रा है ये केवल 10% होती है। आगे हमको अल्कोहल शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इसका आसवन करना पड़ता है और जब इसका पूर्ण आसवन हो जाता है तो हमको 90% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है। आइए अब इसका चित्र बनाते हैं और देखते हैं कैसे होती है आसवन की क्रिया। वास्तव में ये जो आसवन की प्रक्रिया है अल्कोहल के लिए, भाप आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं, ये विपरीत धारा सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको भी हम समझेंगे चित्र के द्वारा। विपरीत धारा सिद्धांत पर ही आधारित है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक पात्र में शीरे का तनु विलयन डाल देते हैं। यहां पर आप इसको ऐसा बता सकते हैं, तनु विलयन किसका है? ये शीरे का तनु विलयन डाला। इसको फिर से एक अलग से पात्र में यहां से गिराते हैं। यहां पर अभिक्रिया हो रही है और एथिल अल्कोहल का निर्माण यहां पर होता है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त हो जाती है, बाहर निकल जाती है। हमने अभी देखा था समीकरण में एथिल अल्कोहल के निर्माण के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये यहाँ पर एक मार्ग बना होता है जहां से ये बाहर निकल जाता है। इस पात्र में नीचे एक और नली होती है, इस प्रकार से यहाँ पर एक पंप लगा होता है। इस पंप से हम ये जो एथिल अल्कोहल बन रहा है इसको दबाव डाल के आगे भेजने के लिए
प्रकार एक कुंडलित नलिका या पाइप लगी होती है यहाँ पर। ये जो स्तंभ है इसको कहते हैं परिशोधक स्तंभ। इस स्तंभ का नाम है विश्लेषक स्तंभ। यहां से एक निकास नली इस प्रकार से आके यहाँ पर संयुक्त होते हैं। यहाँ पर एक संघनित्र लगा होता है जहाँ से एल्कोहल को बाद में हम इकट्ठा कर लेते हैं। चलिए इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक टंकी में तनु विलयन, शीरे का तनु विलयन डाला और पूरी चीजों को मिलाने के बाद क्या क्या चीजें मिलाई थी इसमें, हमने तनुकरण किया था, शीरे का 8 से 10% तनु किया था, इसमें अमोनियम सल्फेट मिलाया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और ईस्ट का 5% विलयन मिलाया था और उसको फिर एक बड़ी टंकी में भेज देते हैं और 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं और तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और इस तापमान पर यहाँ किण्वन की प्रक्रिया होती है और एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। एथिल एल्कोहल जब बनता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है जिसको यहाँ निकास नली जो लगी हुई है इसे हम बाहर कर देते हैं और एथिल एल्कोहल को आगे पंप की सहायता से हम परिशोधक स्तंभ में भेज देते हैं। ये जो परिशोधक स्तंभ है यहाँ पर जो कुंडलित नलिका लगी हुई है ये गर्म होती है, तो जैसे ही एथिल अल्कोहल यहाँ पर गिरता है ये इस गर्मी से गर्म होकर भाप में परिवर्तित हो जाता है और ये आगे इसको हम भेज देते हैं इस प्रकार विश्लेषक स्तंभ में। ऊपर से हम गिराते हैं, ऊपर से जब गिराते हैं तो नीचे से यहाँ पर हम अंदर भेजते हैं पानी की गर्म भाप, ये नीचे से ऊपर की ओर उठती है क्योंकि भाप मतलब गैस, जल का गैसीय रूप जो है और गर्म भी होता है तो ये ऊपर की ओर उठने लगता है और इधर से हम क्या भेज रहे हैं, एथिल अल्कोहल की वाष्प। जैसे ही एथिल अल्कोहल ऊपर से गिरता है ये नीचे से आती हुई भाप के संपर्क में आ जाता है और भाप को अपने साथ लेता हुआ, एक निकास नली यहाँ पर और लगी हुई है, इसको लेता हुआ फिर से परिशोधक स्तंभ में पहुंच जाता है। अब चूंकि यहाँ भाप है मतलब यहाँ का तापमान कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड
से भी अधिक हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो ताप है जिस पे जल जो है उबलने लगता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो है तापमान अधिक होता है, यहाँ का तापमान कम होता है। तो जब ये भाप जो है ऊपर उठती है तो एथिल अल्कोहल की वाष्प उस भाप को लेती हुई फिर से परिशोधक में वापस पहुंचती है, और यहाँ पर पहुंचने पर भाप का ताप अधिक होता है, लेकिन इस कक्ष में जो तापमान है ये कम होता है। तो जैसे ही पानी की भाप यहाँ पहुंचती है, ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर पानी में बदल जाता है, और अब शुद्ध केवल एथिल अल्कोहल की वाष्प बच जाती है, जो हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है, और ऊपर उठकर एक अन्य यहाँ पर मार्ग बना होता है जिसको हम ले जा रहे हैं कहाँ पर, संघनित्र में। संघनित्र मतलब जहां पर किसी वाष्प अवस्था में जो पदार्थ है उसको हम द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम संघनित्र कहते हैं। यहाँ पर इसको ठंडा किया जाता है अल्कोहल की वाष्प को, और यहाँ पर जो अल्कोहल मिलता है ये लगभग 90% शुद्ध अल्कोहल होता है। एक बार और समझ लीजिए इसको। इसीलिए मैंने कहा था विपरीत धारा सिद्धांत पर काम करता है। एक बार हमने धारा को आगे भेजा और फिर उसके बाद पीछे भेजा, इसलिए इसको कहते हैं विपरीत धारा सिद्धांत। सबसे पहले हमने तनु विलयन लिया शीरे का, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम सल्फेट या फॉस्फेट, ईस्ट का विलयन मिलाकर इसको एक बड़ी टंकी में भेजते हैं। यहाँ पर किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा एथिल अल्कोहल बनता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बाहर निकल जाती है। एथिल अल्कोहल आगे बढ़ जाता है, पंप की सहायता से इसको दाब डाल के आगे भेजा जाता है परिशोधक स्तंभ में। परिशोधक स्तंभ में ये जो सर्पिलाकार नलियां लगी हुई हैं ये गर्म होती हैं। इस गर्म नली के संपर्क में आते ही जो एथिल अल्कोहल है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, उसकी वाष्प बन जाती है। इस वाष्प को हम आगे गिराते हैं ऊपर से विश्लेषक स्तंभ पर, यहाँ ऊपर से हम इसको गिराते हैं और नीचे से यहाँ पानी की भाप ऊपर उठती रहती है, गर्म भाप। जैसे ही एथिल अल्कोहल की वाष्प इस गर्म भाप के संपर्क में आती है, इस भाप को अपने साथ लेती हुई वापस एक यहाँ पर मार्ग होता है, यहाँ से फिर से ये परिशोधक स्तंभ में पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ का तापमान विश्लेषक स्तंभ की तुलना में कम होता है, तो यहाँ जैसे ही भाप पहुंचती है पानी की, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और केवल अकेले एथिल अल्कोहल की वाष्प ऊपर उठने लगती है। क्योंकि गैस है तो ऊपर उठेंगे, तो ये ऊपर उठ के यहाँ से एक निकास द्वार बना होता है, यहाँ से इसको हम लाते हैं संघनित्र में। संघनित्र में ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार जो अल्कोहल हमको मिलता है ये लगभग 90% तक शुद्ध होता है। अब आइए देखते हैं इसमें जो एथिल अल्कोहल है इसके कुछ पेय के रूप में ये मार्केट में मिलता है। तो ये किस प्रकार का पेय हम ले सकते हैं मार्केट से, देखिए 2 प्रकार के पेय बनते हैं अल्कोहल से। एक होता है अनआसूत और दूसरा होता है आसूत, अनडिस्टिल्ड, अशुद्ध जिसको कह सकते हैं, जो ज्यादा शुद्ध नहीं होता है, अनआसूत मदिरा। ये पेय पदार्थ के रूप में बाजारों में मिलता है। तो इसमें हम पहला उदाहरण लेते हैं बियर। अनासूत मदिरा है, ज्यादा शुद्ध ये नहीं होता, इसमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। इसमें अल्कोहल की जो प्रतिशत मात्रा है ये होती है केवल 3.6%। और ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? बियर हम किससे बना सकते हैं? जौ से। इसका स्रोत है जौ, अनाज है, इससे बनता है बियर। इसी प्रकार 1-2 उदाहरण देखते हैं अनासूत मदिरा के अंतर्गत। दूसरा है साइडर। इसमें जो अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा होती है ये होती है 3 से 6%, और ये बनता है एप्पल फ्रूट, सेब से। ये अनासूत मदिरा के अंतर्गत। आसूत मदिरा के अंतर्गत हम देखेंगे दूसरा प्रकार है अल्कोहल का, आसूत मदिरा, जिसको भापासवन विधि के द्वारा शुद्ध किया हुआ शराब है ये। तो इसका प्रकार है, पहला लेते हैं इसमें ब्रांडी। ब्रांडी में अल्कोहल की जो प्रतिशत मात्रा है ये होती है 40 से 45%, और इसका स्रोत है अंगूर। अंगूर के रस से ये बनाया जाता है किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा है जिन। इसमें भी प्रतिशत मात्रा 40 से 45% होती है, और ये बनता है मक्का से। ये बनता है मक्का।
तो आप लोग दोनों में अंतर देख लीजिए। जो अनआसूत मदिरा है, मतलब जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, जिसमें जल और अन्य अशुद्धियां मिली हुई है, उसकी वजह से इसमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम भाप आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल को शुद्ध करने के लिए, तो अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। हमने पहले देखा था कि जब हमने किण्वन की प्रक्रिया की थी तो हमको वाष्प जो मिला था वो कितना प्रतिशत था अल्कोहल, उसमें केवल 10%। लेकिन जब भाप आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं अल्कोहल का प्रतिशत उसमें बढ़ जाता है, 90% हमको शुद्ध अल्कोहल मिलता है, और आगे और उसमें शुद्धिकरण करके उसको हम 99 या 100% तक उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो इस कारण इसके अल्कोहल की इसमें प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद आगे देखेंगे हम इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में एथिल अल्कोहल रंगहीन होता है, तीखी और मीठी गंध वाला द्रव है, इसका क्वथनांक होता है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर ये उबलता है, ज्वलनशील है और जल और अन्य कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले देखेंगे धन विद्युतीय क्षार धातुओं से क्रिया। पहली अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम इसकी क्रिया करवाते हैं। धन विद्युतीय धातु कहने का मतलब जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है, इसलिए इनको धन विद्युतीय कहा जाता है। तो ये जो एथिल अल्कोहल है सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है और बनाता है सोडियम एथॉक्साइड। और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एथिल अल्कोहल के 2 अणु लिए हमने, इसको सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाई तो सोडियम एथॉक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अगली रासायनिक अभिक्रिया इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ देखिए। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवाने पर, सांद्र H2SO4 के साथ जब हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो सांद्र H2SO4 के साथ नहीं, एसिटिक एसिड के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड। जैसा हमने मेथिल अल्कोहल में पढ़ा था एस्टर बनता है, इसमें भी एस्टर का निर्माण होता है। CH3COO C2H5, CH3COO C2H5, और यहां से ये देखिए जल का एक अणु निकल जाता है प्लस H2O। इसका नाम है एथिल एसीटेट और इस प्रक्रिया को कहते हैं, चूंकि इस प्रक्रिया में एस्टर का निर्माण हो रहा है इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। अगली अभिक्रिया में देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अभिकर्मक बनाया था जो बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग हम करेंगे एथिल अल्कोहल के साथ। CH3MgI, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसके साथ क्रिया होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से ये हाइड्रोजन इस मेथिल समूह के साथ जुड़ जाता है, मेथेन बन जाता है। इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मेथेन बनता है। और C2H5 जो बचा हुआ पदार्थ है एक यौगिक के रूप में अलग हो जाता है। C2H5OMgI ये अलग पदार्थ बना के अलग हो जाता है और हमको मिलता क्या है? मुख्य रूप से मेथेन। अगली रासायनिक अभिक्रिया में देखिए एथिल अल्कोहल की अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ जब हम क्रिया करवाते हैं एथिल अल्कोहल की तो एक बंद नली में इसको पदार्थ को डाल दिया जाता है और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं। अमोनिया का सूत्र NH3 अमोनिया। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होती है बंद नली के अंदर, अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनता है एमीन। एथिल एमीन बनता है।
और जल का एक अणु मुक्त होता है। एथिलेमिन और बनता है जल का अणु। अगली अभिक्रिया देखिए एथिल अल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण। एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का अलग होना या निकलना। C2H5OH। और विहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के लिए हम अल्कोहल की वाष्प को गर्म तांबे के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। कॉपर धातु को गर्म करते हैं और इस समय ताप होता है 573 केल्विन। इस ताप पर हम अल्कोहल की ये वाष्प होती है, वाष्प अवस्था में अल्कोहल की वाष्प को ये गर्म धातु कॉपर धातु के ऊपर से इस ताप पर प्रवाहित करते हैं तो ये बना लेता है एल्डिहाइड CH3CHO। C एक कार्बन देख लीजिए, एक कार्बन CH3, 3 यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एक कार्बन फिर लेंगे, एक हाइड्रोजन और लेंगे और बन जाएगा CHO और बच जाएगा कितना हाइड्रोजन? 2, 3 और 1 4 तो 6, कुल 6 है। इधर भी देख लीजिए 5 और 1 6, संतुलित है समीकरण, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी में अगला देखते हैं रासायनिक गुणों में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है जैसे विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन परमाणु का किसी पदार्थ से बाहर निकलना, और ऐसे ही ऑक्सीकरण का मतलब है किसी पदार्थ में यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता है पहले पद में बनता है एस्टैल्डिहाइड। ये जो हमने बनाया था अभी विहाइड्रोजनीकरण में एस्टैल्डिहाइड बनता है। और यदि आगे ऑक्सीकरण को हम पुनः करें, जारी रखें, तो ये अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए फिर से एथिल अल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण किया और ऑक्सीकरण के लिए कोई ऑक्सीकारक पदार्थ ले लेते हैं। कोई भी ऑक्सीकारक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, एस्टैल्डिहाइड बनता है। आगे और ऑक्सीकरण कराने पर ये अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे हम एथिल अल्कोहल के उपयोग। एथिल अल्कोहल का उपयोग जैसा कि हम जानते हैं पेय पदार्थ के रूप में होता है, शराब बनाने में होता है इसका उपयोग, और विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। बहुत सारे पदार्थों को पेंट वार्निश आदि को घोलने के लिए एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। कुछ संश्लेषित पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। संश्लेषित पदार्थ मतलब जिसको कृत्रिम रूप से बनाया जाए, प्रयोगशाला में जिसको हम बना सकते हैं। जैसे रबर हमको प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और इसको हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। तो संश्लेषित रबर बनाने में, सेंट बनाने में, वार्निश बनाने में, सेंट यानी परफ्यूम आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और स्प्रिट लैंप में, जैसे घर में हम मिट्टी तेल से दिया जलाते हैं, ऐसे ही स्प्रिट को भर के लैंप बनाया जाता है। उस लैंप का उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए। स्प्रिट लैंप बनाने में, पारदर्शी साबुन बनाने में इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अब इसमें मैं 2-3 चीजें और आपको बताना चाहूंगी, जैसे परिशोधित स्प्रिट, एक होता है परिशुद्ध अल्कोहल, और तीसरा है इसमें पावर अल्कोहल। इन तीनों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो परिशोधित स्प्रिट किसे कहते हैं? परिशोधित स्प्रिट जिसमें 95% अल्कोहल होता है और 5% जल। ये मैं ऐसा लिख रही हूं। जब 95% हो एथिल अल्कोहल, उसमें 5 भाग हो, 5% जल हो, तो उस मिश्रण को कहेंगे परिशोधित स्प्रिट। परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहेंगे? 100% शुद्ध, जिसमें जल और कोई दूसरी अशुद्धियां ना मिली हो, उसे हम कहेंगे 100% शुद्ध अल्कोहल को कहते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। और इसी प्रकार पावर अल्कोहल, पावर का मतलब ऊर्जा, जो ऊर्जा उत्पन्न करे। पावर अल्कोहल जिसमें हम लेते हैं 80% पेट्रोल और इसमें मिक्स कर देते हैं
20% औद्योगिक अल्कोहल, जिसको हम एथिल अल्कोहल कह रहे हैं, इसको बेंजीन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो बन जाता है पावर अल्कोहल, जिसको हम मोटर गाड़ियों में आंतरिक दहन इंजन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी पेट्रोल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत हम अगला जो यौगिक लेने वाले हैं वो है सिरका, एसिटिक एसिड। चलिए देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिड या एसिटिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र देखिए। C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। इसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, एक C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है, और एक OH जिसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को जब कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नया बनने वाला पदार्थ कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। जैसे मैंने इस उदाहरण में लिया, मेथेन लिया और मेथेन का एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, एक हाइड्रोजन परमाणु, और उसकी जगह हमने कार्बोक्सिलिक समूह प्रतिस्थापित किया, तो ये जो नया यौगिक बना है इसको हम कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिक एसिड। अब आगे इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए पहले एल्केन, मैं दो उदाहरण लिख रही हूँ यहाँ पर। एल्केन, ये एल्केन जो है जनक एल्केन कहलाते हैं। जनक एल्केन कहने का मतलब जहां से ये उत्पन्न हो रहा है, ये अम्ल कहाँ से बन रहा है, किस संतृप्त हाइड्रोकार्बन से प्राप्त हुआ है, उस आधार पर। और इसका नाम एक लेती हूं मैं, फार्मिक, यहां पर लिखेंगे हम नाम, जैसे हम दो ले रहे हैं, एक ले रहे हैं मीथेन और दूसरा ले रहे हैं एथेन। एक एसिड फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, दूसरा लेंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब लिख लेते हैं इसका सूत्र। सूत्र कैसा होगा इसका, फॉर्मिक एसिड का HCOH भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। एसिटिक अम्ल का सूत्र देखिए, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया इसका सूत्र। जनक एल्केन हम लिया मेथेन, दूसरा एथेन, नाम लिया हमने, दो एसिड लिया है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और इसका सूत्र है ये HCOOH और CH3COOH। अब देखते हैं इसका IUPAC नामकरण। IUPAC, अब आप लोग को पता चल गया है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनिट फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके आधार पर इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो इसका जो साधारण नाम है यह है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल है तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है। हम क्या करते हैं, नामकरण के नियम में सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो ये जो श्रृंखला हमने ली है उसमें केवल एक कार्बन परमाणु है। एक कार्बन परमाणु का मतलब
मेथेन, मेथेन में होता है केवल एक। और ये जो समूह है कार्बोक्सिलिक समूह, इसके लिए IUPAC में OIC ओइक प्रत्यय जोड़ा जाता है। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा ओइक प्रत्यय। तो अब इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। इसमें एक कार्बन है इसलिए मेथेन ऐसा लिखेंगे आप लोग, मेथेन। अब इसमें चूंकि एक कार्बोक्सिलिक समूह है इसलिए इसमें हम जोड़ेंगे आगे ओइक, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल या एसिड, मेथेनोइक। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे का नामकरण हम इस श्रृंखला में देखते हैं, 2 कार्बन परमाणु हैं, एक CH3 में और एक यहाँ पर जो COH समूह लगा हुआ है। दोनों कार्बन को गिनना है हमको, 1 2 कार्बन है, मतलब इसका जनक एल्केन कौन होगा? एथेन, क्योंकि एथेन में 2 कार्बन होते हैं। देखिए मैं इसका अणु सूत्र लिख रही हूँ, C2H6। मेथेन का होता है CH4, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। तो चूंकि इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसका जनक एल्केन कौन होगा? एथेन होगा। ठीक है। तो हम इसके नाम के पहले एथेन लिखेंगे, जनक एल्केन का नाम जहां से ये उत्पन्न हुआ है, और इसमें ओइक प्रत्यय जोड़ देंगे, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये इसका IUPAC नामकरण की ये पद्धति है। इस हिसाब से, इस तरीके से इसका नामकरण साधारण नाम से IUPAC नाम लिखा जाता है। चलिए आगे अब हम देखेंगे एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। तो विधि में सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण किया जाता है और ये एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए एथिल अल्कोहल किसकी उपस्थिति में लेना है? K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण प्रक्रिया करवाते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये जो एथिल अल्कोहल है ये एसिड में परिवर्तित हो जाता है। संतुलित समीकरण देख लीजिए, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 3 और 4 तो 6 हाइड्रोजन है ना। और ये जो ऑक्सीजन है हमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट देता है ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, जिसका उपयोग ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए कर लिया जाता है। तो इस प्रकार एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, यहाँ से 2 ऑक्सीजन मिलते हैं इसको, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में जो सिरके का उत्पादन है, इस विधि का नाम रखा गया है शीघ्र सिरका विधि। शीघ्र सिरका, सिरका यानी एसिटिक एसिड, विनेगर कहते हैं जिसको। इस विधि को शीघ्र क्यों कहते हैं, शीघ्र सिरका विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो सिरका बनता है बहुत तेजी से बनता है, शीघ्रता से बनता है, और इसके लिए एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। तो ये जो उपकरण का चित्र मैं बना रही हूँ, इसमें हम लेते हैं बाल्टी नुमा पात्र लेते हैं। इस चित्र को यहाँ आगे बना देते हैं। हम लकड़ी का बना हुआ एक बाल्टी नुमा पात्र लेते हैं इस प्रकार से। बाल्टी के आकार का है ये। यहाँ से हमको पदार्थ जो डालना है, कौन सा पदार्थ डालते हैं यहाँ से? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का 10% विलयन लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर टॉप्स लगे हुए होते हैं। छिद्र युक्त, ये छिद्रित रहते हैं, इसमें छेद बने होते हैं छोटे छोटे,
जहाँ से ये पदार्थ जो हम डाल रहे हैं विलयन वो इसके ऊपर गिरता है और यहाँ से फिर नीचे पहुँचता है, तो इस प्रकार फव्वारों के रूप में ये नीचे आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने डाला हुआ है लकड़ी की छीलन। लकड़ी की छीलन को हम पुराने सिरके से भिगा देते हैं। ये लकड़ी की छीलन है जो पुराने सिरके से भीगी हुई है। अब इसको एक एक करके लिखेंगे। पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन। लकड़ी की छीलन ये हमने डाला हुआ है। ये जो छिद्र आप देख रहे हैं ये वायु के प्रवेश के लिए द्वार बने हुए हैं। यहाँ से ऑक्सीजन जिसको हम हवा कह रहे हैं वो प्रवेश करता है और यहाँ फिर एक सछिद्र तख्ता लगा होता है जहाँ से बूंद बूंद करके जो अम्ल है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर एक निकास द्वार होता है जहाँ से बना हुआ सिरका अलग से एक पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। देखिए इसको फिर से, इस अभिक्रिया में शीघ्र सिरका विधि में हम लकड़ी का बना हुआ बाल्टी नुमा पात्र लेते हैं। इसमें ऊपर से हम डालते हैं एथिल अल्कोहल का 10% विलयन, तनु विलयन, और ये ऊपर लगे हुए हैं सछिद्र टॉप, ये छेद बने होते हैं इसमें छोटे छोटे। यहाँ से जब एथिल अल्कोहल गिरता है तो नीचे बूंद बूंद फव्वारों के रूप में, जैसा ये चित्र में बताया गया है, फव्वारों के रूप में बूंद बूंद करके यहाँ पर हमने लकड़ी की छीलन भरा हुआ है, डाला हुआ है। और ये जो लकड़ी की छीलन है ये पुराने सिरके से भीगी हुई है और यहाँ पर जब ये गिरता है तो इसके साथ अभिक्रिया होती है। इसको आगे देखेंगे हम। यहाँ पर जो पुराना सिरका है, तो पुराना सिरके से हम क्यों भिगाते हैं लकड़ी की छीलन को? क्योंकि इसमें माइकोडर्मा एसिटोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो किण्वन की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। तो ये पुराने सिरके से भीगी हुई जो लकड़ी की छीलन है, इसके ऊपर ये एथिल अल्कोहल जब गिरता है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। यहाँ पर छिद्र बने हुए हैं जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता है और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी संपन्न होती है और हमको तनु एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका समीकरण। हमने लिया एथिल अल्कोहल का 10% विलयन, इसका ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ये जो माइकोडर्मा एसिटोबैक्टीरिया इसकी उपस्थिति में, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ माइकोडर्मा एसिटोबैक्टीरिया, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और बनता है एसिड। संतुलित है समीकरण, देख सकते हैं 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। तो ये हो गया आपका सिरका बनाने की शीघ्र सिरका विधि। और इस विधि से जो अल्कोहल बनता है बहुत तेजी से, शीघ्रता से बनता है, इसलिए इसका नाम है शीघ्र सिरका विधि। आइए अब हम देखते हैं आगे एसिटिक एसिड के कुछ भौतिक गुण। भौतिक गुणों में पहला देखेंगे इसका रंग और गंध। रंगहीन होता है,
एसिटिक एसिड जो है रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है, बहुत तेज गंध होती है इसकी। और इसका जो क्वथनांक है ये होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जल में आसानी से घुल जाता है। और एसिटिक एसिड एक अम्लीय द्रव है और इसलिए लिटमस पेपर परीक्षण ये देता है। नीले लिटमस में अगर हम इसको डुबाते हैं तो नीला लिटमस पत्र जो है लाल हो जाता है। और एसिटिक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक बिंदु है इसका, वो होता है 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हिमांक बिंदु है 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर ये जम जाता है। इसका क्वथनांक हमने कितना बताया था? क्वथनांक 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर ये उबलने लगता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर ये जम जाता है और जमे हुए एसिटिक एसिड को कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देखिए। भौतिक गुण एसिटिक एसिड के पहला है रंग व गंध में रंगहीन होता है, इसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है, जल में विलेय है, इसका क्वथनांक 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। और इसका जो हिमांक है, हिमांक बिंदु फिर या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ये होता है 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इस ताप पर ये जम जाता है और जमे हुए एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसके कुछ रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में पहला देखेंगे धात्विक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ क्रिया। धात्विक कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ सबसे पहले लेते हैं हम, अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, इसकी क्रिया करवा देते हैं धात्विक कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ। ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जानते हैं आप लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। इसके साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट कहते हैं इसको, और बनता है जल का अणु और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी प्रकार हम एसिटिक एसिड के साथ भी अभिक्रिया करवाएंगे धात्विक कार्बोनेट्स की। यहां पर हम लेते हैं Na2CO3, 2 अणु लेंगे एसिटिक एसिड के, तो बनता है सोडियम एसीटेट, 2 अणु, और बनेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। धात्विक कार्बोनेट्स, धातु के कार्बोनेट्स, जैसे ये धातु सोडियम धातु का ये बाइकार्बोनेट है और ये सोडियम धातु का कार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया हो रही है फॉर्मिक एसिड की, तो लवण बनता है अम्ल का सोडियम लवण। इसी प्रकार एसिटिक एसिड के साथ क्रिया होती है तो बनता है सोडियम एसीटेट, लवण बनते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगली अभिक्रिया में देखेंगे धातुओं के साथ क्रिया, एसिटिक एसिड की धातु के साथ क्रिया। सोडियम धातु लेते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया में देखेंगे अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करवाने पर, या इसको हम समझने के लिए ऐसा लिखें, आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्रिया हो कैसे रही है वास्तव में। ये ऐसा लिख दिया हमने, OH समूह को इधर लिख दिया है, यहां से निकलता है एक OH एसिटिक एसिड का और एथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन, ये आपस में संयुक्त होकर बना लेते हैं जल। अब जो बचा हुआ भाग है आपस में जुड़ जाता है, ये बना लेता है CH3
CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, इसी को कहते हैं एस्टर, और बनता है पानी। देखिए सभी क्रिया को फिर से, हमने लिया एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल, जल का एक अणु निकल जाता है और बनता है एथिल एसीटेट, इसी को कहते हैं एस्टर, और इस प्रक्रिया का नाम है एस्टरीकरण। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्षारों के साथ अभिक्रिया। क्षारों के साथ अभिक्रिया में एसिटिक एसिड की अभिक्रिया जब हम क्षार के साथ करवाते हैं, जैसे क्षार के रूप में हमने यहाँ लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो लवण बनता है, ये बना लेता है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, और बन जाता है जल का एक अणु। जल का एक अणु बन जाता है। ठीक है, तो हमने अभिक्रिया में देखा धात्विक कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ क्रिया, अल्कोहल के साथ क्रिया और क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं इसके उपयोग। एसिटिक एसिड सिरका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अचार और चटनी में प्रिजर्वेटिव के रूप में, परिरक्षक के रूप में इसको मिलाया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और एसिटिक अम्ल का ये जो रासायनिक समीकरण आप लोग देख रहे हैं, इसका उपयोग मुख्य रूप से एस्टर बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे मतलब जैसे कॉटन है प्राकृतिक रेशा है, ऐसे ही संश्लेषित रेशे फाइबर बनाने में भी एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।